Okay, so we are now doing the chapter 3, which is transaction processing. Okay, so accounting system बेसिकली क्या होता है? अकाउंटिंग सिस्टम में आपके दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो अकाउंट ऑब्वियसली। तो अकाउंट क्या होता है? ये होता है आपका इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एन आइटम ऑफ इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस। तो अकाउंट में जितना भी किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में आपका कितना इंक्रीज आया है, कितना डिक्रीज आया है, वो आपका बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, दैट इज बेसिकली जैसे एक मतलब एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे हमें लेना हो तो कैश कैश रिसीट्स का एक पूरा समराइज वर्जन, पेमेंट्स का एक पूरा समराइज्ड वर्जन। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है कि मैंने कितनी सैलरी पे की है तो सैलरीज का एक पूरा कि ड्यूरिंग द मंथ हमने कितनी पेमेंट करी है, या ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने कितनी पेमेंट करी है, वो सारी एक समराइज्ड वर्जन में आपको मिल जाती है। और लेजर क्या होता है कि आपका कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं लेजर। एंड हमारे ना फाइनेंस में एक टर्म होती है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, वो उसमें कंपनी के जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स खोल रखे हैं ना, वो सारे उसमें आते हैं। जैसे कि लेजर, मान लो आपने बिल्डिंग्स के ऊपर एक अलग से लेजर अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, तो बिल्डिंग्स का एक अलग टाइटल आ रहा होगा, अकाउंट का टाइटल। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। तो ऐसे बड़े सारे हमारे पास मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट में पूरी एंटायर लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेसबुक का चार्ट ऑफ अकाउंट देखा, विच मीन्स आपने मांगा, तो आपने उसके पूरे लेजर अकाउंट की लिस्ट मांग ली कि किस किस अकाउंट में, मतलब किस किस टाइप के हमने लेजर्स या अकाउंट्स खोले हुए हैं, जहाँ पे जिसको यूज करके हम अकाउंटिंग करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि ये लिस्ट एक बार बन गई तो बस उसके बाद चेंज नहीं हो सकती। ये लिस्ट आपकी चेंज भी हो सकती है। बेसिकली कुछ नए लेजर्स इसमें ऐड ऑन होते रह सकते हैं, और पुराने वाले एक आधा कुछ डिलीट भी होता रह सकता है। तो ये बेसिकली अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है। उसके बाद एक्चुअली लेजर में आपने बोला कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, तो इट डजंट हैव टू बी ऑल अकाउंट्स। वो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी और कैश अकाउंट का कॉम्बिनेशन हो लेजर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, लेजर तो जैसे आपके इंडिविजुअली लेजर्स हो गए ना, कैश लेजर। ठीक है, सैलरी पेड वाला Actually, लेजर, ऐसे तो जो चार्ट ऑफ आपका अकाउंट। सैलरी अकाउंट हो सकता है जैसे, तो उसको आप सैलरी लेजर भी बोल सकते हो, ऐसा? हाँ, हाँ, मतलब हाँ, ओके, लेजर। ठीक है। ऐसा भी। ठीक है, तो कुछ कॉमनली यूज्ड मतलब लेजर अकाउंट्स जैसे होते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल, बिल्डिंग इक्विपमेंट, लैंड, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि जनरली होता है कि इंश्योरेंस वगैरह के क्या होता है कि आप एक साल की पेमेंट करते हो। आपका मान लो अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च। जैसे इंडिया में अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च होता है ना जनरली। ठीक है, हम्म, तो जो कल हमने सीखा था कि जो लॉ ऑफ लैंड होगा उसके अकॉर्डिंग ज्यादा चलना ज्यादा बढ़िया रहता है। राइट। हम्म, तो इंडिया में है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होंगे। तो तो क्या हुआ, मान लो आपकी अप्रैल टू मार्च वाली साइकिल है फाइनेंशियल ईयर की कंपनी की। आपकी जब भी बोल रही हूँ मतलब कंपनी की बोल रही हूँ। ठीक है, राइट। तो अ, और आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मान के चलो कि वो ली जून से नेक्स्ट ईयर जुलाई तक की, क्योंकि 1 ईयर का साइकिल होता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस किसी भी टाइप की हो सकती है, फायर इंश्योरेंस फॉर द ऑफिस हो सकता है, और अदरवाइज मेडिक्लेम, ग्रुप मेडिक्लेम होता है। राइट, कंपनीज में ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है। तो ऐसे किसी भी टाइप की आपकी इंश्योरेंस हो सकती है। तो वो आपने मान लो जून से जुलाई की साइकिल चल रही है। ठीक है, तो अब जून से लेके
मतलब क्वार्टरली अगर हम अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी अगर हमारी क्वार्टरली है तो क्या नाम है, जून से नहीं होगी, सॉरी, जुलाई से लेके जून तक होगी नेक्स्ट। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला क्वार्टर हो जाएगा आपका। आप जिसमें आप अकाउंट फॉर कर लोगे उसको एक्सपेंसेस में, या फिर अगर मैं सिंगल मंथ की बात करूं तो जुलाई मंथ में आपने एक महीने की आपने अकाउंट फॉर कर लिया एक्सपेंसेस अगेंस्ट इंश्योरेंस, एंड 11 मंथ्स को आपने प्रीपेड में डाल दिया। ठीक है, तो क्योंकि इंश्योरेंस ऐसे तो होती नहीं ना कि आप मंथ ऑन मंथ प्रीमियम पे करो, जनरली आप एक ही बार में प्रीमियम पे करते हो फॉर द एंटायर ईयर। तो इसलिए एक एक महीने करके आप एक्सपेंस बुक करते जाओगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ जितने बचे होंगे वो आपके हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि आपका डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम होता है जहां पे हर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका हम दो अकाउंट में इफेक्ट आ रहा है एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कल हमने करी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस प्लस इक्विटी। इक्विटी। हाँ, तो ये हमने कल अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी। तो डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग यही होता है कि आपका वहां पे इम्पैक्ट जा रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताना कि, एक मिनट। ये डबल एंट्री सिस्टम वही है क्या कि हम हर ट्रांजैक्शन को दो जगह लिख देते थे, एक जगह एसेट या लाइबिलिटी या वैसा? हाँ हाँ, ओके, गॉट इट। ये अभी डबल एंट्री सिस्टम है। अभी शेयर स्क्रीन स्टार्ट हुई थी बट स्टॉप हो गई फिर से। हाँ, यस, आई डिड इट ऑन पर्पस, क्योंकि तो मैं एक्चुअली मैंने जो मतलब खोलना चाहिए था डॉक्यूमेंट, मैंने वो खोला नहीं हुआ था, इसलिए आई स्टॉप्ड इट। ओके। तो अब नाउ अगेन आई एम शेयरिंग। आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। यस। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, आपकी जो इक्वेशन होती है दोनों जगह पे इम्पैक्ट जाता है, मतलब नॉट नेसेसरली दोनों जगह पे इम्पैक्ट जाएगा, बट कई बार क्या होता है, आपने एसेट खरीदा कैश में तो एसेट एसेट में ही इम्पैक्ट होके रह गए दोनों इम्पैक्ट। ठीक है, डेबिट का भी क्रेडिट का भी। तो बट इस अकाउंटिंग इक्वेशन, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहती है। बैलेंस से मतलब हमेशा सेम रहेगी। एसेट इज इक्वल टू, जैसे मान लो मेरे एसेट 1 लाख के हैं, ठीक है, और मेरी लाइबिलिटीज लेट से 30,000 की हैं, तो मेरी इक्विटी 70,000 की, ये बैलेंस्ड इन दैट वे। मैं ये कह रही थी कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी रहती है। तो डबल एंट्री सिस्टम में आपका हर ट्रांजेक्शन जो है वो इक्वल आपका उसको डेबिट लगता है। ठीक है, और e- उतना ही आपको क्रेडिट लगता है। तो इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट लगता है आपको, उस सिस्टम को हम बोलते हैं अ, आपका डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, मतलब सिंगल इम्पैक्ट नहीं होता, हमेशा डुअल इम्पैक्ट होता है एंट्री का। ठीक ठीक है। है, अब पी अकाउंट क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारा लेजर अकाउंट होता है, अ, हम उसको टी अकाउंट भी बोलते हैं, बिकॉज उसकी शेप एंड फॉर्म ऐसी होती है, ये ऐसे टी अकाउंट होता है। तो इस टी अकाउंट में दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, एक तो टाइटल। टाइटल में आपका जिस भी चीज का अकाउंट है, जैसे मान लो सैलरीज का अकाउंट है, लेजर अकाउंट है वो, है सैलरी अकाउंट। तो हमने ऐसे सैलरी अकाउंट, ये टाइटल तो मैंने लिख दिया, वैसे मेन यहाँ पे ऐसे सैलरी अकाउंट ऐसे लिखा होता है ये। अगर ये सैलरी का अकाउंट है तो ये ऐसे, ये सेंटर में सैलरी अकाउंट लिखा होता है। ठीक है, फिर इसकी एक साइड होती है डेबिट साइड, ठीक है, एक साइड होती है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमेशा आपकी ये लेफ्ट वाली साइड होती है जहां मैंने ये डेबिट लिखा। ठीक है, और क्रेडिट साइड हमेशा आपकी राइट वाली साइड होती है। तो ये टी अकाउंट की फंक्शनैलिटी है। तो लेकिन ये डेबिट और हॉरिजॉन्टल सिस्टम है क्या?
नहीं नहीं, मतलब ये टी अकाउंट है, इसमें हॉरिजॉन्टल सिस्टम वगैरह, मतलब वो तो हम जब स्टेटमेंट्स करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और इनकम एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जब हम वो बना रहे होते हैं तब हमें उसका ध्यान रखना होता है। बट हाँ, इन अ वे आप इसको बोल सकते हो कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल वे, और इट्स टी अकाउंट, हम जनरली इसको टी अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग में लेफ्ट साइड के लिए कोई उनको बेटर वर्ड नहीं मिला, तो दे इन्वेंटेड डेबिट, और राइट साइड को डिनोट करने के लिए दे इन्वेंटेड द वर्ड क्रेडिट, ठीक है। ठीक है जी। तो हाँ जी। आप पूछ रहे थे ना कि डेबिट क्रेडिट, तो ये बस ये सिंपल लॉजिक होता है कि लेफ्ट में जाएगा डेबिट हो जाएगा, राइट में जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। बट इसके डेबिट इज बियॉन्ड, कम्स इन। यार वो मैं अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो ऐसे याद रखोगे ना तो फिर समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो गोल्डन रूल्स क्या होता है, गोल्डन रूल्स अकाउंट स्पेसिफिक होते हैं कि पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि कौन सा अकाउंट है। तो ठीक है। इसलिए वो रूल की जगह हम दूसरा रूल करेंगे, तो हम उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। आपको ये टी अकाउंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। गुड। तो देन इसके अलावा एक और, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट होती है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट में, ऐसे ही जैसे एक हेडिंग दे दी, मान लो कैश अकाउंट है आपका, ठीक है। और उसमें आप क्या करते हो, वो आपका टी अकाउंट जैसा नहीं होता, लेकिन वो आपका, आपने देखा होगा बैंक पासबुक देखी है कभी आपने? देखिए। हाँ, तो बैंक पासबुक जैसा होता है वो, ऐसे जनरली उसमें यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स बोल लो या एक्सप्लेनेशन बोल लो, हम्म। ठीक है। और यहाँ लेजर फोलियो बोल लो इसको, या पोस्टिंग रेफरेंस भी बोलते हैं लोग इसको, पोस्टिंग रेफरेंस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डेबिट ये साइड। क्या होता है? बेसिकली ना एंट्री। यार, ये वो एक तरीके से ना कि एंट्री का रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमने किस उसकी पोस्टिंग का, मतलब बेसिकली रेफरेंस रखने के लिए कि हमने ये वाली एंट्री कहाँ पाक की, वो वाली एंट्री कहाँ पाक की, तो वो ये ना एक तरीके से यूनिक फील्ड दे देते हैं हम अपनी एंट्रीज को, ताकि जब कभी ढूंढनी पड़े पोस्टिंग रेफरेंस के थ्रू देखना पड़े कि कहाँ पे है, तो हमें मिल जाती है इजीली। क्योंकि आप लोग इमेजिन भी नहीं करते होंगे, बट एनीथिंग विच इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कल हमने किया था कि anything which is a financial transaction is recorded, right? तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन फाइनेंस में बैठे बैठे लोग, मतलब लाखों करोड़ों एंट्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अ, और ये लाखों करोड़ों एंट्री डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ मंथ की भी हो सकती है, एंटायर ईयर की भी हो सकती है, समझ गए? अच्छा, ठीक है। तो इतनी नंबर ऑफ ह्यूज ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनका रेफरेंस एक यूनिक रखने के लिए लेजर फोलियो या पोस्टिंग रेफरेंस रखते हैं। हमारे क्वेश्चंस में इसका मेंशन हो भी सकता है, जैसे 1 2 3 4 कुछ ऐसा करके, और हो सकता है इसका बिल्कुल भी रेफरेंस हो ही नहीं, ठीक है। और ठीक है। जनरली जो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट आपको बताया था, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपका लेजर का ना एक, हम लेजर को एक यूनिक कोड दे देते हैं। जितने भी कंपनी ने लेजर अकाउंट मेंटेन किए होते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होती है, उसकी लिस्ट होती है, ठीक है। तो हम उस लिस्ट में सब अकाउंट्स को एक यूनिक कोड दे देते हैं, तो कई बार हम वो भी यूज कर लेते हैं, गॉट इट। ठीक है। देन आपका आता है डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। इसमें टी टी अकाउंट की तरह डेबिट लेफ्ट में और क्रेडिट राइट में नहीं आ रहा, ठीक है। थैंकफुली हम इसके बियॉन्ड चले गए हैं, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ आ जाता है बैलेंस। बट डेबिट लेफ्ट में ही रहेगा। हाँ, रहेगा हम्म। वो लेफ्ट में, ये ठीक है, ठीक है। राइट, ये रूल तो रहेगा राइट, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट भी होता है,
ठीक है। तो इसमें ना जनरली आप देखोगे तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट से काफी ज्यादा मैच कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट भी ऐसी सी होती है। और काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, यार लेकिन जब बैंक वाले हमें वो कर रहे होते हैं, कैश दे रहे होते हैं, तो वो तो हमें क्रेडिट करते हैं, और जब भी हम विड्रॉल करते हैं तो हम डेबिट, वो हमें डेबिट करते हैं हमारे अकाउंट को। ठीक है। एग्जैक्टली। हम्म। हाँ। और जबकि हमने इसमें क्या सीखा था, इन वन ऑफ द लेक्चर्स हमने सीखा था कि भाई एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको डेबिट करो, और कैश आपका एक एसेट है, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट करते हो। राइट, हमने ये सीखा था। तो ये इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जो बैंक है उसने बेसिकली अपनी बुक्स में हमारा अकाउंट रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है। बैंक के लिए हम तो बैंक है नहीं, राइट। हम उसकी वन ऑफ द पार्टीज हैं, क्लाइंट है एक तरीके से हम बैंक के लिए, राइट। जैसे और हमारे लिए हमारे मतलब क्लाइंट्स होते हैं, तो वो जनरली कौन होते हैं हमारे, हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं हमारे डेटर्स होते हैं, अगर हमने उनको उधार पे माल दिया हुआ है, राइट। ठीक है। तो सिमिलरली बैंक बैंक को हमने पैसा दिया हुआ है, तो हम बैंक के क्रेडिटर्स हैं। जनरली बैंक में कोई भी अकाउंट खोलता है, ठीक है, अगर मान लो सैलरी अकाउंट भी खुला, माना वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे ओवर द पीरियड उसमें भी एक सम रखा जाता है, राइट, हमारी तरफ से। तो हमने बेसिकली बैंक को पैसे लेंड किए, तो हम बैंक के लिए क्रेडिटर हो गए। तो वो इसी सिस्टम को जो हमने सीखा है वो उसको उसकी मिरर इमेज है, जो वो हमें बना के दिखा रहा है। तब हम दूसरी उसके बिहाफ पे बुक्स पढ़ रहे हैं, अपने अकाउंट पढ़ रहे हैं, अपने अकाउंट को उसकी बुक्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए वो ऑलमोस्ट मिरर हो जाती है उसकी। तो ओके, एक एग्जांपल देना, कोई एक ट्रांजैक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, चलो हम डेटर क्रेडिटर की टर्म में ही बात करते हैं इसको। ठीक है। सपोज अब आपका एक मतलब क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है आपका? जिनके पैसे हमने दे। लाइबिलिटी साइड पे। हाँ, जिसके पैसे हमने देने, राइट। ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड पे होता है। अगर राइट। अगर मैं ये बोलूं कि क्रेडिटर मेरा इंक्रीज हो गया है, मेरे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? क्रेडिटर इंक्रीज हो गए मतलब हमारी लायबिलिटी या बढ़ गई। चलो पूजा का अकाउंट है, ठीक है, पूजा एक मेरी क्रेडिटर है, जो मुझे हमेशा माल सप्लाई करती है। ठीक है। हम्म। मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई करती है पूजा जनरली मेरी फर्म के लिए। ठीक है। हम्म। तो अब मेरी फर्म में पूजा का अकाउंट बना। ठीक है। तो क्योंकि उसने मुझे क्रेडिट पे 30 डे के क्रेडिट पे उसने मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई किया हुआ है, तो मेरे लिए वो मेरी क्रेडिटर हो गई। राइट। ठीक है। और क्रेडिट में क्या होता है कि जब मेरा क्रेडिट मतलब क्रेडिटर मेरा जब बढ़ता है, तो मैं उसको यहाँ पे क्रेडिट दे देता हूँ कि भाई, जैसे आपका फॉर एग्जांपल पूजा ने मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया सप्लाईज। सप्लाईज आई मेरे पास, मान लो 10,000 की आपने दी। ठीक है। हम्म। तो मेरी जो लाइबिलिटीज होती हैं, जब उसमें कोई इंक्रीज आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। मेरी लाइबिलिटीज यानी जब मैं पूजा को पेमेंट कर दूंगी, फॉर एग्जांपल लेट से मैंने अपने कैश अकाउंट से पूजा को आफ्टर 30 डेज, ये मान लो इसकी डेट थी 1 जून, इसकी डेट थी 30th जून, तो आफ्टर 30 डेज लेट से मैंने पूजा को 10,000 दे दिए वापस। ठीक है। तो हम्म। अगर आप देखोगे बैंक अकाउंट को भी देखो, अगर इसी तरीके से अब अगर देखो, तो बैंक के लिए भी अगर आपने बैंक को पैसा लेंड किया हुआ है, तो आप बैंक के लिए क्रेडिटर हो गए ना एक तरीके से उसके। गॉट इट। ठीक है। तो इसलिए जितनी बार आप पैसा दोगे वो आपको क्रेडिट दिखाता है, और जितनी बार आप विड्रॉल करोगे वो आपको डेबिट साइड दिखाता है। तो इस तरीके से होता है, मतलब बेसिकली आपने कुछ। डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन ही बताई है ये, एक तरह से इन टर्म्स ऑफ हाँ, कि वो एसेट को बढ़ा रहे हैं या लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं पूजा।
आप हम्म हमेशा डेबिट वर्ड कम्स इन के बारे में क्यूरियस रहते हो, तो हम्म मैम ने जो लॉजिक दिया था क्लास में, हम उसी हम्म लॉजिक के बेस पे हम इसको वो करेंगे, अ, समझेंगे। तो एक हमारे पास इक्वेशन होती है, अ, वो इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हम उसे बोलते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, राइट। ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अगर मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं, ठीक है, क्योंकि इक्विटी में ही आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती है, राइट। ये अग्री करोगे ना, इक्विटी का ही पार्ट होती है मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स भी, ठीक करेक्ट। है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस आपकी कैपिटल हो गई, शेयर कैपिटल जो थी, ठीक है, या और इक्विटी लिख लो, ठीक है, प्लस जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है वो क्या होता है, मेरा प्रॉफिट होता है, राइट। ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कैसे निकला होता है, रेवेन्यू माइनस माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। और कैपिटल में और क्या माइनस करते हैं हम, नेट, पूरी ओवरऑल कैप इक्विटी निकालने के लिए हमारा नेट क्या रहता है कि ड्राइंग्स अगर मैंने कोई किए हैं वो भी इसमें से माइनस, या फिर अगर कोई मैंने डिविडेंड दिया है तो ड्राइंग्स और डिविडेंड भी इसमें से एडजस्ट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ रही है इक्वेशन, या इस आ इक्वेशन रही। में कोई डाउट है। बस ये कैपिटल और इक्विटी को आपने सेम क्यों रखा है ये समझ में आया। यार ये मतलब सिनोनिम वर्ड्स बोल लो ना आप इसको, ठीक है, समझ गई। मतलब शेयर होल्डर्स कैपिटल भी बोल देते हैं हम उसको, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोल देते हैं, ऐसे अलग अलग सिनोनिमस आगे। वर्ड्स। अब इसको रीअरेंज करूं मैं इस इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एसेट्स, अगर लेट जस्ट से मैं ये यहाँ पे लेके जा रहा हूँ माइनस एक्सपेंस, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो गया एक्सपेंसेस, मैं राइट साइड थे, मैं बस लेफ्ट साइड पे लेके आ गई एक्सपेंसेस को भी, ठीक है, एंड अपने ड्राइंग्स को भी, ठीक है, और डिविडेंड भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। हम्म और इस साइड मेरा रह जाएगा लायबिलिटीज, प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। इस इक्वेशन में कोई भी डाउट, हमने नहीं। बस रीअरेंज करा है ऊपर वाले को, ठीक है। तो अब अगर ये इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है, तो ये इक्वेशन देती है मेरी डीलर का लॉजिक, जो मैम ने भी पढ़ाया था, DEALER, क्योंकि कैपिटल को आप इक्विटी भी बोल देते हो, ठीक है। अच्छा। तो डी फॉर आपका ड्राइंग्स या डिविडेंड्स, ठीक है, ई फॉर आपका एक्सपेंसेस, ए फॉर आपका एसेट्स, ठीक है। तो डीलर का DEA इक्वल टू LER, एल क्या होगा आपका, लाइबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू। ये समझ में आया यहाँ तक कि हम डीलर कैसे बुलाते हैं, आगे। ठीक है। अब डीलर का एक बहुत सिंपल सा हमने रूल सिखाया है, ठीक है, कि अगर आपके DEA यानी ड्राइंग्स, डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, ठीक है, इनमें इंक्रीज होता है अगर आपका, ठीक है, ये अगर बढ़ते हैं आपके पास, यानी जितने मेरे पास एज ऑफ टुडे रखे हैं मैंने, या तो कोई नई परचेज की है अगर वो एसेट्स है तो, ठीक है, या फिर कोई नया खर्चा किया एक्सपेंसेस हैं तो, या कोई नई ड्राइंग की है अगर ड्राइंग्स हैं तो, या डिविडेंड पे किया है, तो अगर ये बढ़ते हैं तो हम इसको करते हैं डेबिट, ठीक है, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो हम इनको करते हैं क्रेडिट, अच्छा। ठीक है। तो एग्जाम्पल सोचते हैं, जैसे अगर एसेट कोई हमने एस हाँ, कोई अगर मतलब हमने, हमने कोई लैंड खरीदी, तो हम इसको ठीक है, डेबिट क्यों तो बोलेंगे। हाँ, तो मैं टी फॉर्म में अगर इस अकाउंट को लिखूं, तो ये हो हम्म गया मेरा लैंड, ठीक है। तो लैंड अकाउंट में
जब जब भी कोई इंक्रीज आएगा, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ परचेज ऑफ लैंड, लेट्स से पीतमपुरा में हमने लैंड खरीदा, तो ये मतलब रेफरेंस के लिए लिख दिया बस मैंने। तो परचेज ऑफ लैंड मान लो 12 CR, 12 करोड़ की मैंने लैंड खरीदी। तो क्योंकि मेरा लैंड इंक्रीमेंट हुआ है तो इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। अगर कल को यार मैंने अपनी कोई, हाँ, यार लैंड अकाउंट अगर आप लैंड अकाउंट में डालोगे तो ये समझ आ रहा है कि परचेज में आ रहा है, ठीक है। हम्म, तो आपने 12 करोड़ निकाल के कहीं डाले तो, लेकिन आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये कंपनी तब। का ही पर्सपेक्टिव है। ओके, ये चीज मुझे नहीं क्लियर हो रही यार कि अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट क्यों बोल रहे हैं हम। ये इसको आप एक तरीके से आप इसको ना यूं समझो कि काफी सारे लोगों ने काफी साल तक स्टडी करके ये एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, कि आप ये टाइप के अगर इन टाइप का कोई भी अकाउंट डील कर रहे हो, उसमें इंक्रीज आएगा तो एज अ रूल आप इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान, ठीक है। नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब एक तरीके से आपका कि ये रूल है यार, ये मतलब अक्रॉस फिनेंस फ्रेटर्निटी आप फॉलो करते, इट्स अ काइंड ऑफ अ रूल, ठीक है। ठीक है। तो अगर ऐसे अच्छा, लोगे, अगर ये लैंड अकाउंट के पर्सपेक्टिव से सोचे तो लैंड अकाउंट के पर्सपेक्टिव में आप बोल रहे हो जब हम परचेज कर रहे हैं तो बेसिकली हमने पैसे दिए होंगे उसको लेने के लिए, इसलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं, अब ऐसा इसकी कुछ। जर्नल एंट्री देखते हैं तो शायद आपको समझ आए, क्योंकि ठीक है। हमने अभी क्लास की शुरुआत में हमने क्या पढ़ा कि डुअल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है, एक साइड अच्छा, डेबिट होती है तो एक इससे दूसरी साइड कोई क्रेडिट भी होती है, राइट। हाँ, इससे पहले तो एलईआर का भी बता दो, ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला। नहीं, अब पहले एक बार इस एंट्री को समझ लो पूरा ठीक अच्छे है, से। ठीक है। तो आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, आपका लैंड एक एसेट है, राइट, हाँ जी। ठीक है। तो आपका एसेट था, और एसेट्स में जब भी इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट करते हो, ठीक है। आपने लेडजेस से वो लैंड को के लिए कैश में पैसा दिया है। कैश क्या होता है आपका? कैश होता है एसेट। वेरी गुड। तो कैश इज ऑल्सो एसेट। अब आप किसी को कैश में पे करा है अगर आपने, तो क्या हुआ है आपका कैश, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ। तो अगर एसेट है और डिक्रीज हुआ है तो उसके साथ का रूल क्या है? क्रेडिट। वेरी गुड। तो अगर इसकी आप जर्नल एंट्री पास करने चाहोगे तो आप ऐसे करोगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट्स होते हैं, ये हो गया डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, ठीक है। तो डेबिट आप हमने किया है इसको 12 करोड़, और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 12 करोड़। अब बताओ, अब इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन है? नहीं। और इसका अगर मैं लेजर अकाउंट फॉर्म में भी करूं, इसी एंट्री को लेजर फॉर्म में कैसे करते हैं हम, वो करते हैं पास कैसे करते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं उसको। अभी आगे भी हमने सीखना था इस बात को वैसे। तो क्योंकि लैंड अकाउंट में आपका डेबिट किया हुआ है यहाँ पे, तो आप उसको डेबिट में जाके पोस्ट कर देते हो। सिमिलरली ऐसे ही अगर एक आपने कैश अकाउंट बना रखा है, जो कि आप बनाते ही हो, बहुत जनरली होता ही है, ठीक है। तो टी अकाउंट की शेप एंड फॉर्म अगर मैं लूं, तो कैश मेरा यहाँ पे आपने क्रेडिट में किया हुआ है, ठीक है, क्रेडिट में अमाउंट आ रहा है इसका, कैश अकाउंट का। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, कैश में क्रेडिट एंट्री कर करते दोगे, हैं। मतलब सॉरी, क्रेडिट में एंट्री कर दोगे 12 करोड़ की बाय लैंड। ठीक है बाय यार, लैंड अकाउंट कर दो या है, समझ और गई। यहाँ पे बाय कैश अकाउंट कर दो, चलो। हाँ, और कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे थे क्या? हाँ हाँ, एक दो और हैं, आप पहले बता दो। बस ये हो गया, ठीक है। ठीक तो है, अब ये मुझे एक फिर लॉजिक, बताओ हाँ। कि लैंड अकाउंट का समझ आया कि उसमें से 12 करोड़ डेबिट हुए, ठीक है। हम्म। अब तो कैश उसमें अकाउंट से से नहीं जितना हुए, हमने, उसमें डेबिट हुए, यानी 12 करोड़ से आपका एसेट बढ़ गया। उसमें से ही डेबिट हुए ये नहीं बोलेंगे। नहीं, जिसमें से जाता है ना, उस
उसको तो बोल देते हैं उसमें से, जिसमें आ रहा है तो उसमें डेबिट हुआ। यार हिंदी में तो बोल रहे हो तो, मैं कंफ्यूज करा। इंग्लिश में तो बोलोगे अभी तो वो तो बेसिकली लैंड अकाउंट इज डेबिटेड। इंग्लिश में बोलोगे तो सेम रहेगा, लैंड अकाउंट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट हिंदी इज में, क्रेडिटेड। लेकिन अगर प्योर हिंदी बोलना हो तो लैंड अकाउंट में से गए हैं ये 12 करोड़, ये राइट? आए है ना ब्रो, दिस इज एसेट की, उसमें जब इंक्रीज होता है यानी आता है कुछ बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो। तो इस डेबिट का मीनिंग हिंदी में अपने आप हो गया कि आपका, आपके आए हैं पैसे, डेबिट हुआ है, मतलब डेबिट मीन्स ओके, आपका एसेट इंक्रीज हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लैंड अकाउंट में आए हैं पैसे और ये कैश अकाउंट से कैश अकाउंट गए। से गए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बार बार बोलूंगी तो याद होने लग जाएगा। समझ आ गया हाँ अभी के। हाँ। अब हम करते हैं एलईआर। एलईआर आपका कुछ नहीं है, लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, इन तीनों टाइप के अकाउंट्स अगर होंगे मेरे को, अगर, तो अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। और अगर इन इन टाइप के अकाउंट्स में डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको करते हैं डेबिट। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में भी देखा है कि एसेट और लाइबिलिटीज हमारी ऑपोजिट साइड पे खड़ी होती हैं इन अ वे, मतलब या अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँ तो ठीक है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी एंड प्लस इक्विटी होता है। तो इसीलिए जो एसेट के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ इंक्रीज और डिक्रीज होने पे, उसका बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीटमेंट हुआ लाइबिलिटी और इक्विटी के साथ ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका डीलर लॉजिक है। तो डीईए टाइप के अकाउंट्स आपके रहते हैं, इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। और एलईआर के टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं वो इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। अब वो ओके। भूल जाओ लॉजिक जो डेबिट वर्ड कम्स इन और वो वगैरह वाला, अब ये डीलर लॉजिक को बस याद कर लो। अगर ये लॉजिक हमें याद हो गया ना, हम्म। कोई एंट्री में कहीं गुफअप नहीं करोगे एंड सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही कर दोगे। ठीक है। क्योंकि अगर आपने जर्नल एंट्री सही कर ली तो उसके बाद इट मींस आप उसका लेजर अकाउंट सही से बना पाओगे। इट मींस लेजर अकाउंट पोस्टिंग सही कर ली तो इसका मतलब आप उसका वो सही से कर पाओगे, क्या माना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वो अकाउंट सही से बना पाओगे, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है। ठीक है, तो इस लॉजिक को अब हमने बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं कि भाई बिना एग्जाम्पल के अगर भूल गए तो इस लॉजिक को, तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम उसके। ठीक ठीक है। है, तो अब वैसे साथ साथ करेंगे लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम इसको कंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम्म। अब हम्म। जून 1 को एक एंट्री होती है, मतलब एक ट्रांजेक्शन होती है जिसमें राकेश इन्वेस्टेड कैश इन कंपनीज शेयर कैपिटल। ठीक है, एक राकेश नाम के बंदे ने कंपनी की शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है 50,000। तो इक्विटी इंक्रीज हुई है। वेरी गुड, इक्विटी आई है। और इंक्रीज हुई है तो ऊपर क्या रूल था? इंक्रीज होने पर क्रेडिट। हम्म, ठीक है, और नहीं, अब और क्या इसको लिख। चीज आई है? बस अभी तो यही आया है 50,000। हाँ, तो 50,000 के रूप में वो लाया क्या है? पैसे लाया है ना, कैश लाया है। हाँ, हमेशा कैश आया। डबल एंट्री सिस्टम पूजा, हमेशा डबल एंट्री सिस्टम। अगर ठीक। आपने डेबिट फाइंड आउट कर लिया तो उसका क्रेडिट कहाँ हो रहा है, क्रेडिट फाइंड आउट पहले कर लिया तो उसका डेबिट कहाँ हो रहा है। हर एंट्री के साथ ये होता है। अगर वो एक फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो वो रिकॉर्ड होगी, और अगर वो रिकॉर्ड होगी तो वो डेबिट और क्रेडिट के साथ रिकॉर्ड होगी, कि एक जगह डेबिट इम्पैक्ट जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का, एक जगह क्रेडिट इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो कैश हमारा क्या होता है? तो फिर एसेट अगर कौन वो सा?
तो फिर अगर वो क्रेडिट हुआ है तो फिर ये डेबिट हो जाएगा। नहीं, ऐसे लॉजिक मत याद करो ना, आपने पुराना वाला लॉजिक सही था। इक्विटी क्या इंक्रीज करी थी, ठीक है, हाँ। इक्विटी इंक्रीज करी थी, तो हमारा डीलर लॉजिक क्या कहता है कि इक्विटी में अगर इंक्रीज आए तो उसको क्रेडिट करो, ठीक है। राइट। देन कैश क्या है, हमारा एसेट, अच्छा। ठीक है। कैश मेरा एसेट होता है, तो एसेट में इंक्रीज आए तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। लेकिन एसेट में तो डिक्रीज आया अब। क्यों इंक्रीज आया ना, बच्चे कैश भी तो लाए हो यार आप ये ऐसे देखो थोड़ी ना, आप बोल दोगे अभी अकाउंटिंग तो आप। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो ना आप। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये होता है ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। इसको हमेशा बैलेंस करके चलते हैं ना, ये भी तो रूल होता है ना, इसको हमेशा बैलेंस करके चलते हो आप, ठीक है। तो अगर आप फिफ्टी तो थाउजेंड की इक्विटी अगर इक्विटी लाए बढ़ी है। हो, तो हाँ। वो कैसे लाए हो, 50,000 की इक्विटी लाने का मीनिंग क्या हुआ। उसका मीनिंग ये होता है कि आप कैश या बैंक अकाउंट में अपने 50,000 कंपनी के कंपनी के अब राकेश से डिफरेंट कर दो, राकेश इज जस्ट अ शेयर होल्डर यहाँ पे, जिसने कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये मैं कंपनी के अकाउंट्स बना रही हूँ, हमेशा ये बात याद रखनी है हमें, ठीक है। तो कंपनी के अकाउंट में वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कंपनी के तो 50,000 कैश बढ़ गया ना, माना उसकी 50,000 इक्विटी बढ़ गई, साथ में उसका 50,000 कैश भी तो बढ़ गया अच्छा। कंपनी का। अब ये पैसे राकेश के नहीं रह गए हैं, अब ये 50,000 कंपनी के हो चुके हैं, ठीक है। ओके। तो अब इसकी ठीक है। जर्नल एंट्री एक बार पास कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है। ये इक्विटी, सॉरी, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट में इंक्रीज आता है, तो वो क्या हो जाता है, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और कैपिटल अकाउंट, कुछ भी लिख आप सकते हो आप। डेबिट को डीआर क्यों लिख देते हो, डी बी नहीं लिखते? ये ये इसकी स्टैंडर्ड, नहीं, ये इसकी स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स हैं। डेबिट को हम ठीक है। लिख देते हैं ऐसे, और क्रेडिट को हम लिख देते हैं ऐसे। ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है एक तरीके से, शॉर्ट, ठीक है। ठीक है। डेबिट टू इक्विटी अकाउंट 50,000 कैश बढ़ इक्विटी। गया मेरा, एंड 50,000 इक्विटी बढ़ गई, ठीक है। हाँ। यार मुझे अभी सही में इक्विटी वाला आ गया, कैश अकाउंट डेबिट अभी मेरे को थोड़ा हल्का सा कम आ रहा है। आप ना हमेशा बस एक दो तीन बातें याद रखो। एक एक बात जो आपको याद रखनी है कि हर ट्रांजेक्शन का अगर डेबिट हुआ पता लग गया है तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट भी होगा, ठीक है। और क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम होता है, और दूसरा हम इस इक्वेशन को भी हमेशा मैच करके चलते हैं, ठीक है। हाँ। मैथ करके चलने के लॉजिक से मुझे समझ आ गया कैश अकाउंट डेबिट। पर वैसे क्यों अच्छा, ऐसे? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, चलो, जब आईपीओ होता है, ठीक है, एक कंपनी आईपीओ लाती है, अच्छा। ठीक है। तो उस आईपीओ में वो अपने इक्विटी शेयर्स ऑफर करती है लोगों को। राइट। वो वो इक्विटी शेयर किस लिए ऑफर कर रही होती है, क्या बदले में उसको कुछ मिल रहा होता है पैसे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि पैसे मिल फेसबुक रहे ने होते हैं। अपने शेयर्स लॉन्च करे हैं आईपीओ में। हाँ तो आईपीओ में सब्सक्राइब करते हैं लोग तो पैसे देते हैं ना, एक तरह से। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो वही यहाँ पे हो रहा है, राकेश जी ने इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है। फ्री में तो नहीं कंपनी सब्सक्राइब करने देगी ना, कि राकेश जी आइए, हमें हमें और कुछ मतलब नहीं था, तो हमने सोचा आपको किस तरीके से खुश किया जाए, तो जी एक कंपनी के शेयर ले लो और पैसे भी मत दो हमें, हम्म। समझ रहे हो। तो समझ किसके गई। बदले में दे रहे हो, पैसे के बदले में ही दे रहे हो ना। कैश तो के बदले। हाँ, तो वो कैश आपका, वो भी तो कंपनी में आ रहा है ना। यहाँ पे हमने लाइबिलिटी खड़ी कर ली कि राकेश जी के हमारी कंपनी में 50,000 शेयर का स्टेक है, वो हम्म। किसी चीज के बदले में लेंगे ना वो स्टेक, ऐसे ही थोड़ी ले ठीक। लेंगे कि भैया बस स्टेक खड़ा कर लिया और जी आया कुछ नहीं कंपनी के पास। ठीक है। ठीक है। आ गया समझ। ठीक है, चलो अब दूसरी एंट्री करते हैं, ठीक है।
अब ये कंपनी नई नई खुली है, तो अब इसने क्या किया, बॉट ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। ठीक है, ठीक है। बॉट ऑफिस सप्लाईज फॉर सोचने। कैश 2000 रुपीज। इसकी जर्नल एंट्री बताओ कैसे पास करूंगी। तो ऑफिस सप्लाई तो एक तो लायबिलिटी हो गई। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। एक तो ऑफिस सप्लाईज इन्वॉल्व है, और और दूसरा ये कैश। कैश अकाउंट। हाँ। तो ऑफिस सप्लाई तो यार लायबिलिटी हो गई, एक्सपेंसेस है एक नहीं, तरह से। नहीं, हाँ चलो लाइबिलिटी, वैसे सॉरी लाइबिलिटी नहीं हुई है, सॉरी, एक्सपेंसेस बोल सकते हो आप इसको, ऑफिस सप्लाईज करेक्ट। को, बट आप इसको लाइबिलिटी नहीं बोल सकते। तो एक्सपेंसेस तो हमारे आपने उस दिन कल लायबिलिटी में ही वो डाले थे ना, एक्सपेंडिचर जो कल वाली क्लास हुई थी। कब डाले थे मैंने एक्सपेंसेस? अच्छा पता नहीं शायद। अच्छा नहीं, वो तो हम पीएनएल में एक्सपेंसेस लिस्ट डाउन कर रहे थे, वो अलग था। हाँ, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा तो एक्सपेंसेस है ये, और एक्सपेंसेस इज लेफ्ट साइड डीई है। ओके ओके। तो एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हुआ है, मतलब डेबिट। हम्म, ठीक है। और दूसरा क्या है, पार्टी इन होल्डर। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा फिर, जस्ट बाय रिवर्स ऑफ। हाँ, वो आप बाय रिवर्स ऑफ तो कर रहे हो, लेकिन हमेशा दोनों साइड की श्योरिटी ले लो ना यार। तो आपने क्या करा, ऑफिस सप्लाईज डेबिट टू हम्म कैश अकाउंट। अब कैश क्या होता है, आपका एसेट। ठीक है, हम्म। अगर कैश में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, विच मीन्स मेरा एसेट कम हो रहा है। कैश हाँ में मतलब आपने पैसे दिए ना उस बंदे को जिससे भी हाँ आपने सप्लाईज खरीदी है। हाँ। ठीक है, तो कैश कम हो रहा है। कैश कम होने पे, एसेट कम होने पे क्या होता है, जब डिक्रीज होते हैं एसेट्स, तो हम क्या करते हैं डिक्रीज होने पे एसेट्स को। क्रेडिट ओके। तो इस लॉजिक से लिखो ना यार ऐसे। ये वाला क्या लॉजिक हुआ कि एक, वैसे तो ठीक है, देखो कोई गलत नहीं है उसमें बात, लेकिन हम्म। एंटायर एंट्री का एक लॉजिक है ना, उस लॉजिक से ही उसको सॉल्व कर लो ना। ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब थर्ड एक एंट्री होती है आपकी, हमने पेड फॉर ऑफिस रेंट। ठीक है, 1500 रुपये। अब इसकी एंट्री बताओ। ठीक है। सोचती हूँ। अब रेंट पे किया है, फिर से एक्सपेंसेस ही हुई है तो वैसे ही होना चाहिए जैसा ऊपर वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस रेंट मतलब, या तो ऑफिस रेंट का अकाउंट खोल लेंगे, या रेंट एक्सपेंस अगर हमने खोला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग रेंट एक्सपेंस, ये जो वर्ड्स आप लिख रहे हो, ऑफिस सप्लाईज डेबिट या रेंट प्रैक्टिस करते एक्सपेंस। करते ये हो जाते हैं, आ जाते हैं। हाँ, खुद से बना सकते हैं ना ये वर्ड्स। हाँ, हाँ, ठीक। मतलब क्वेश्चन में जो लिखा है जनरली उसी लैंग्वेज में लिख दो तो सही रहता है। ठीक है। बट ठीक है, आप खुद से बना सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो 1500 हो जाएगा 1500, टू कैश क्योंकि अकाउंट। मेरा कैश में पे किया है मैंने, और हाँ। कैश मेरा एसेट होता है, एसेट डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होता है तो हम उसको 1500 क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं। समझ आ गया। ठीक है, अगर समझ आ गया है, तो अगला हम दे दो एक आप और एक ट्रांजैक्शन। एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, चलो। ठीक है, पेड फॉर 1 ईयर, कोइंसिडेंटली मेरे एग्जांपल में थी ये, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, ओके वेरी जो गुड। कि जो कि हाँ एक्सपायर होगी, इट विल एक्सपायर ऑन May 31 नेक्स्ट ईयर। तो हमने 720 रुपीज पे किए इसके लिए। अब इसकी एंट्री बताओ कैसे होगी। ठीक है। तो इंश्योरेंस की कैटेगरी सोचनी है बेसिकली, राइट। इंश्योरेंस हम्म, की कैटेगरी कैसी होगी? एक बार ऊपर आना डीलर पे। ये हम ना जून की बुक्स बना रखी है हमने। ठीक है, जून ऑफ दिस ईयर।
हाँ, जून ऑफ दिस ईयर ऑफ कोर्स। आप नेक्स्ट ईयर की बुक्स अभी से ही थोड़ी बनाने बैठ जाओगे। आप करंट ईयर की बुक्स बना हम रहे होते हो। पास्ट ईयर की तो बना सकते हैं ना। हाँ, पास्ट की तो बना ही सकते हैं, नो डाउट। हम्म। तो हाँ, जून ऑफ दिस ईयर की बुक बना रहे हैं, और हमने ये प्रीमियम जो पे किया है, पेड फॉर 1 ईयर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमने May 31 नेक्स्ट ईयर तक के लिए पे कर चुके हैं। ठीक है, एक बार तो डीलर दिखाना, उसमें ढूंढना है कि इंश्योरेंस किस में आएगा। तो इंश्योरेंस तो वैसे आपका, चलो आप बोलो, पहले मैं आपको मौका देती हूँ। हाँ, तो लाइबिलिटी ही है, मतलब खर्चा कैसे? किया। तो एक्सपेंसेस, खर्चे को लाइबिलिटी कैसे बोलते हो आप? सॉरी सॉरी। सॉरी, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस है, बहुत सही लॉजिक है। ठीक है। हाँ। लेकिन लेकिन हमने, जब मैं क्लास के स्टार्टिंग में प्रीपेड के बारे में कुछ बता रही थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीपेड एक तरीके से मेरा एसेट हो जाता है जब तक मैंने वो सर्विस यूटिलाइज नहीं करी। अच्छा। इट्स हाँ। जस्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक कि ये मैंने एडवांस में पैसा रिसीव किया अपने बिजनेस में फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो जब तक मैं गुड्स और सर्विसेज नहीं, मैंने पे पे नहीं करी होती है सामने वाले को, मतलब गुड्स प्रोवाइड नहीं किए होते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की होती है, तब तक के लिए वो एडवांस मेरी ऑब्लिगेशन है। ठीक हाँ, है। उससे मुझे सिविल। समझ आया। हाँ है। हाँ, वहां के लिए समझ आया कि कोई गुड्स और हाँ, सर्विसेज की लेकिन एडवांस। सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। अब सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी को मैंने 1 साल का पैसा दे दिया है पूरा। ठीक है। तो उसने अभी 1 साल में हम कभी भी क्लेम कर सकते हैं उससे, अभी 1 साल पूरा हुआ तो नहीं है ना, तो उसके लिए हमने क्या करा है, एक तरीके से एक साल की अभी सर्विसेज थोड़ी ले ली हमने, लेकिन पैसे दे दिए। तो उसके लिए तो हम, उसकी ऑब्लिगेशन है ना हाँ। उस बिजनेस के लिए। तो हम अपने बिजनेस में ये एज अ एसेट लिख लेंगे इसको। प्रीपेड जितने भी हमारे होते हैं एक्सपेंसेस, ऑल्दो वो एक्सपेंस नेचर के होते हैं, लेकिन वो एसेट की तरह डील होते हैं। क्योंकि हमने अभी एसेट की डेफिनेशन कल हमने सीखी थी ना। एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? जिसका यूज अभी हमें आना होता है इन फ्यूचर पीरियड, जिसका यूज अभी बचा होता है, राइट? तो ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मीनिंग अभी उसका वो बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है। तो वो प्रीपेड है, इसलिए हम उसे एसेट की तरह देखेंगे। तो अब एसेट में इंक्रीज हुआ है, राइट? ये मानते हो? ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे पास, मान लो मेरी बुक्स में थी नहीं, अब है, तो वो एक तरीके का इंक्रीज हो गया, राइट, मेरे एसेट्स में। तो एसेट्स में जब इंक्रीज होता है तो आप उसको क्या करते हो? हम उसको करते हैं डेबिट। वेरी गुड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। और किसके थ्रू पे किया है हमने ये? ऑब्वियसली कैश या बैंक ट्रांजेक्शन की होगी, हम्म। है ना? तो कैश क्या होता है? एसेट। अगेन हम्म। कैश डिक्रीज हो गया मेरा 720 रुपीज से, हाँ। राइट? तो कैश डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट। हमारा एसेट है। तो एसेट डिक्रीज होने पे हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की? नहीं, थोड़ा सा एंटी इंट्यूटिव है, बट एज अ रूल तो याद कर ही सकते। हम्म। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे हाँ। इनके साथ तो ये सब इंट्यूटिव लगने लगेंगे। हाँ, ठीक। ठीक है। तो ये, दिस इज हाउ यू क्रिएट योर लेजर एंट्रीज। ठीक ठीक है। है। तो इसको हम बोलते हैं जर्नल पोस्टिंग, मतलब जर्नल बनाया हमने ये। जनरल ठीक या है। लेजर दोनों? जर्नल। लेजर क्या होगा? लेजर तब होता है जब आप वो टी शेप अकाउंट, मैंने आपको जो बताया था कि उसको बोलते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो जर्नल में आपको पहले क्या क्या देखना होता है, पहले हम जर्नल का देख लेते हैं। एक तो हमें डेट कॉलम रखना होता है जर्नल में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमें, जैसे वो हमने पर्टिकुलर। किसी, हाँ मतलब पर्टिकुलर समझ लो उसको।
पर्टिकुलर्स या एक्सप्लेनेशन, फिर डेबिट अमाउंट, ठीक है, एंड एक कॉलम क्रेडिट अमाउंट। एक हम पर्टिकुलर में ही आपकी ब्रीफ नरेशन बोलते हैं इसको, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि करा क्या है हमने, क्यों करी है ये एंट्री पास, हम रीजनिंग देते हैं, ब्रीफ नरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। एंड सॉरी, ये दोनों थोड़ा सा राइट साइड पे रहने चाहिए थे। नरेशन के लिए भी थोड़ा सा स्पेस हो गया। और एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी थी, LF। होस्टिंग रेफरेंस या लेजर फोलियो, ठीक है, ऑल्सो नोन एज लेजर फोलियो। तो ये चीज भी होती है। तो ये ये हो गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट। अब लेजर अकाउंट होता है हमारा, जनरली हम टी शेप बना देते हैं। इस ऊपर वाली एंट्री के लिए मेरे को 2 लेजर अकाउंट हिट हो रहे हैं उस ऊपर वाली एंट्री में, तो 2 लेजर अकाउंट बनाऊंगी सेपरेट। एक बन गया मेरा कैश अकाउंट, लेफ्ट साइड हमें पता है वो डेबिट साइड होती है हमेशा, और राइट साइड हमेशा क्रेडिट साइड होती है, तो क्रेडिट अमाउंट डेबिट अमाउंट। सिमिलरली एक मैंने बनाया प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म इसका भी वही डेबिट सॉरी साइड सॉरी, ऊपर वाले को हम क्या कह रहे थे? फर्स्ट वाले को कैश अकाउंट, लेजर। कैश अकाउंट, ये दोनों ही लेजर है। नहीं, ये जर्नल है, ये जर्नल सीखी है आपने, ये जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और नीचे आप लेजर पे आ गए अब। हाँ, ये और जर्नल लेजर एंट्रीज में डालने का सबसे फॉर्मेट है, इम्पोर्टेंट अकाउंट, सही बात है, ठीक है। और ये लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है। और लेजर में कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, ये अभी हमने मतलब थोड़े एग्जांपल लिए हैं बस, कि कैश हो हाँ, सकता है, या जैसे ये अभी तो आपने हमारी बोला मर्जी, कि हाँ, ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये वाली ट्रांजेक्शन को पकड़ा है। तो क्योंकि जर्नल में हमने इसको डेबिट किया है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस के उसमें जाएंगे, अकाउंट हम्म। में, लेजर अकाउंट में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाय कैश कितना, 720 रुपए, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली कैश इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में मेरा क्रेडिट हुआ, तो कैश हाँ, अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट में लिख देंगे 720 बाय प्रीपेड ठीक है। इंश्योरेंस। ठीक है। तो बेसिकली हम रेफरेंस जर्नल दे रहे में, होते हैं, सॉरी। इस कैश अकाउंट में बेसिकली हमने रेफरेंस दिया है कि हमने ये वाला जो खर्चा है वो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम का किया है, और प्रीपेड इंश्योरेंस में रेफरेंस दे रहे होते हैं कि ये हमने कैश ट्रांजेक्शन की है। अच्छा। अच्छा, अकाउंट का नाम आएगा बेसिकली। मतलब नाम लिख लो या भाई बाय कैश लिख लो, ऐसे भी लिख लो, जैसे भी, अकाउंट का नाम तो कैश अकाउंट था, ठीक है, वही, तो तभी। बाय कैश लिख लो, हाँ, ठीक है। तो ये हमने जर्नल का वो भी सीख लिया, हमने लेजर की भी हमने सीख ली। फॉर्मेट सीख लिया, ठीक है। हाँ, और ठीक है। जर्नल में एक, हमेशा बैलेंस होगा, मतलब ऊपर नीचे इसमें, क्योंकि अब हमने उसी को स्प्लिट कर दिया है, तो इसमें बैलेंसिंग कुछ नहीं है। हाँ, चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब एक हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट होता है, हम सिर्फ 5-10 मिनट्स कैन बी एक्सटेंड। आज 7-10 तक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, 7-10 तक ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। ठीक है। ओके, ठीक है। तो एक ना मटेरियलिटी कंसेप्ट होता है हमारे अकाउंट्स में। ठीक। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई अगर कोई चीज मटेरियल इनफ है, ठीक है, तब हमें उसके लिए मतलब उसकी जो है डिस्क्लोजर उस तरीके से देना चाहिए कि भाई प्रॉपर डिटेल में, और इसमें ऐसे प्रॉपर डिटेलिंग के साथ देना चाहिए। अगर मटेरियल नहीं है, सो फॉर एग्जांपल स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों टीम्स होती हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी टीम्स होती हैं, राइट, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा हम्म। टीम्स होती हैं। तो हर टीम अपना स्टाफ
वेलफेयर का एक एक्सपेंस करती है, उसके हर टीम को एक बजट दिया जाता है कि भाई इससे ज्यादा मत जाना, तो स्टाफ वेलफेयर को उसने एक्सपेंस किया। तो क्या होता है मटेरियलिटी कंसेप्ट में, किसी टीम ने बर्गर मंगा के खाए होंगे, किसी टीम ने कुछ और मंगा के खाया होगा, किसी टीम ने कुछ करा होगा, कोई टीम आउटिंग पे गई होगी वनडे की, तो किसी ने रिजॉर्ट में बुकिंग करा के कुछ और किया होगा। तो ऐसे अलग 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 अलग। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, हम इन सभी टाइप के एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये स्टाफ वेलफेयर के लिए ही करे गए थे एक्सपेंसेस, इनकी नेचर क्योंकि सेम थी, तो हम एक ही लेजर अकाउंट में सबके एंट्री पोस्ट करते चले जाते हैं। स्टाफ वेलफेयर, चाहे किसी ने मील्स खरीदी है, चाहे किसी ने दिवाली पे गिफ्ट दिए हो स्टाफ वेलफेयर के नाम से, अगर कंपनी पॉलिसी अलाउ करती है तो, चाहे कुछ और किया हो। एम्प्लॉयज के लिए स्टाफ वेलफेयर का मीनिंग होता है, स्टाफ मीनिंग एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज के लिए कंपनी पॉलिसी के उसमें रह के जितने भी खर्चे आपने किए होते हैं, तो आप उनको सबको एक ही जगह रिकॉर्ड कर देते, तो ये होता है आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट। आप ये नहीं रिकॉर्ड करने बैठते कि जी पिज्जा खरीदा, जी बर्गर खरीदा, जी चाउमीन खरीदी, आज परसों छोले कुलचे खरीदे, तो एक एक ऐसे नहीं करते, आप सीधे स्टाफ वेलफेयर में एंट्री मारते चले जाते हो। हर एक इट इज अ टाइप के कैटेगराइजेशन। है। कैटेगराइजेशन हो गई ना। हाँ। ठीक है। और ये एक एग्जांपल है स्टाफ वेलफेयर, या यही कॉन्सेप्ट ही है मटेरियल जो भी आप कह रहे हो? नहीं नहीं, ये एक एग्जांपल है सर। ठीक है। ठीक है। तो मटेरियलिटी में ये होता है कि भाई, जैसे और एक आधा एग्जांपल अगर आप मैं बताना चाहूँ, कि क्या सारे इन्वेंट्री आइटम्स फिजिकली वेरीफाई होने चाहिए? कि अब मान लो इन्वेंट्री आपकी दो तीन तरीके की हो गई, एक तो आपको फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री हो गई, क्या वो फिजिकली वेरीफाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे फिनिश्ड गुड्स की मटेरियलिटी है तो वो होनी चाहिए। मेरे रॉ मटेरियल्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी भी इन्वेंट्री होती है, तो क्या उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि हम अपने अकाउंट में बोल रहे हैं, लास्ट में बैलेंस शीट में बुक्स में कॉल आउट कर रहे हैं कि हमारे पास 3 लाख का मटेरियल रॉ मटेरियल रखा है, क्या उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए? यस, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मटेरियल अमाउंट है तो। लेकिन वहीं पे अगर वो 3 रुपए होता, तो 3 रुपए तो आपको बायोलॉजिक समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, 3 रुपए कुछ नहीं होते। तो क्या उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, रखे हुए 3 रुपए का तुमने इन्वेंटरी रखी हुई है, होगी कुछ। समझ गए? तो समझ मटेरियलिटी गई। कंसेप्ट होता है पैसे से। दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है कि अ, हम एक कंपनी में बहुत सारे टाइप के एसेट्स होते हैं। अब जैसे आपके कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स करके एक एसेट की कैटेगरी होती है। अब कंप्यूटर्स तो समझ में आ रहा है कि जी डेस्कटॉप वगैरह खरीदे, जो कुछ भी खरीदा वो सारा कंप्यूटर्स है। ठीक है। और पेरिफेरल्स हमने साथ में क्यों जोड़ दिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मेरी और उसकी वायर, ये वो मॉनिटर को उससे सीपीयू से अटैच करने की वायर, या ऐसे जो भी छोटी मोटी और जितनी भी चीजें होंगी, वो उसके पेरिफेरल्स के साथ हमने रिकॉर्ड कर दी। ये नहीं कि सब। पेरिफेरल्स के नाम का अब एक अलग से ही अकाउंट बनाने बैठ गए, बस कंप्यूटर पेरिफेरल करके आगे बढ़ गए। ठीक है। ठीक है। तो तो ये तो बेसिकली होता है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में दो चीजें हैं, एक कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर एक्सपेंसेस इनटू वन बिगर कैटेगरी, और सेकंड इज एक्सपेंसेस मतलब कुछ वो होने चाहिए कंसिडरेबल। ऐसे 3 रुपए टाइप का कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं, मतलब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है? जैसे एन आइटम इज मटेरियल इफ इट इज सफिशिएंटली लार्ज और इम्पोर्टेंट फॉर यूजर्स ऑफ द हाँ। इंफॉर्मेशन टू बी इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है। ठीक है। तो देन हम मूव ऑन करते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस लेजर से नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का हम आज अ, अभी के लिए तो सिर्फ, यार इसको ना छोड़ो, छोड़ देते हैं अभी, ये हो नहीं पाएगा ऐसे 4 मिनट में, बहुत भागा दौड़ी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो हम इसको करते हैं अभी ट्रायल बैलेंस पे पॉज। शाम तो को आप मुझे क्वेश्चंस लेट बता मी दो जस्ट स्टॉप मुझे द कहाँ से रिकॉर्डिंग। करने हैं। हाँ। हेलो।
हाँ, just give me a moment, I'm stopping the recording. Okay.